नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। कल नरेंद्र मोदी के 3.0 के, हालांकि मैं इसे नरेंद्र मोदी 3.0 नहीं कहना चाहती हूं क्योंकि अब ये एनडीए की सरकार है और उसके 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 4 जून के बाद 100 दिन में मेरा एजेंडा क्या होगा ये मैंने अभी से ही तय कर लिया है। हम आपको ये बताएंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी के ये 100 दिन उनके पूरे कार्यकाल पर भारी पड़े हैं और किस तरह से ये यू टर्न की सरकार बन गई है और कैसे एक के बाद एक डिसीजंस तो उसने वापस लिए ही हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर वो लगातार जनता के सामने जाकर उसने वोट मांगे उस पर भी कैसे वो पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपको ये पता है कि ये सरकार इस बार 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है और वो 2 बैसाखियां हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। वक्त वक्त पर ये दोनों ही बैसाखियां नरेंद्र मोदी को ये बताती रहती हैं कि ये वो 2019 और 2014 वाली सरकार नहीं है, बल्कि ये बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है और ये 2 बैसाखियां हम हैं, यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। आपको ये पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर कोई मुद्दा सबसे ज्यादा मुखर रहा जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर रही और उसे खासा नुकसान उठाना पड़ा, वो थी जातिगत जनगणना का मुद्दा, संविधान को बचाने का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा और लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा। अब इन इसी मुद्दे पर यानी कि जातिगत जनगणना को लेकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी दोनों की तरफ से एक बार फिर से ये कह दिया गया है कि ये हमारे एजेंडे में टॉप पर है कि जातिगत जनगणना जल्द से जल्द कराई जाए। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो वहां तो अभी चुनाव हुए ही हैं और अभी वहां पर पूरे 5 साल सरकार चलने जा रही है। चंद्रबाबू नायडू वक्त वक्त पर दिल्ली आते हैं और अपना रिचार्ज कराकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया है कि जातिगत जनगणना कराना उनके एजेंडे में है और उनके एजेंडे में ये सबसे ऊपर है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया है, संजय झा ने ये कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और बिहार तो पहला राज्य बना ही था जिसने जातिगत जनगणना कराई और उसके सर्वे कराया और उसके आंकड़े सरफेस पर भी रखे। अब ऐसे में ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी, जिनको लेकर तरह तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके घटक दल देते रहते हैं, उन्हीं राहुल गांधी के एजेंडे पर चाहे एनडीए के घटक दलों की बात करें या फिर नरेंद्र मोदी की बात करें, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि नैरेटिव राहुल गांधी सेट करते हैं और उस पर जवाब देते हुए या उन्हीं कामों को करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आते हैं और उन पर प्रेशर बना रहे हैं ये 2 बैसाखियां यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, क्योंकि राहुल गांधी लगातार पार्लियामेंट के अंदर से, पार्लियामेंट के बाहर से, अपनी तमाम रैलियों से वो ये कहते रहे हैं बार बार कि जातिगत जनगणना तो होकर ही रहेगी। और इसमें अगर उनका साथ देते हुए वो घटक दल नजर आए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो आप ये सोचिए कि नरेंद्र मोदी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अब ऐसे में अगर हम 100 दिनों की बात करते हैं, कल नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं और इस बार की सरकार तो बैसाखियों वाली सरकार है। आज कांग्रेस की तरफ से रिपोर्ट कार्ड 100 दिन का नरेंद्र मोदी का जारी किया गया, इस सरकार का जारी किया गया और उसमें सीधे तौर पर उन्हें आतंकवाद से लेकर महिला सुरक्षा से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, रेल हादसे, इन सब पर सरकार की पूरी तरीके से कलई खोल कर रख दी और ये कहा गया कि ये सरकार 3.0 मोदी सरकार नहीं है बल्कि ये यू टर्न सरकार है, क्योंकि आपको पता है एक के बाद एक 5 ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको बहुत जोर शोर से नरेंद्र मोदी की सरकार ने उठाया और उसके बाद विपक्ष के दबाव में, या मैं कहूं कि सबसे ज्यादा राहुल गांधी के दबाव में, इन तमाम मुद्दों को, इन तमाम फैसलों को उन्हें या तो ठंडे बस्ते में डालना पड़ा या फिर उन पर यू टर्न लेना पड़ा। और इनमें से आपको पता है लेटरल एंट्री, ब्रॉडकास्ट बिल, वक्फ बोर्ड बिल जो कि जेपीसी को भेज दिया गया है, इंडेक्सेशन और इसके अलावा एनपीएस से लेकर अब वो यूपीएस पर आ गए हैं। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर यू टर्न लिया गया है। इसके अलावा लगातार आज अमित शाह ने भी
ये पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आखिरी सांस आतंकवाद ले रहा है जम्मू कश्मीर में क्योंकि वहां पर इलेक्शन है, लेकिन आप ये देखिए कि अब तक 26 आतंकी हमले हुए हैं जिसमें 21 जवान शहीद हुए हैं, 29 जवान घायल हुए हैं, 15 नागरिकों की इसमें मौत हुई है और 47 नागरिक इसमें घायल हुए हैं। और ये सिर्फ 100 दिनों का ये आंकड़ा है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। रेल हादसों की अगर हम बात करें तो 38 रेल हादसों में है जिसमें 21 नागरिकों की मौत हुई है। और इसके अलावा मणिपुर से लेकर तमाम वो ऐसे मुद्दे हैं, आपको पता है कि पिछले 16 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी को फुर्सत नहीं है कि उसके लिए एक शब्द भी बोलें। और वो तमाम चीजें, चाहे इलेक्शन में हरियाणा में वो अभी गए पहली रैली जो पूरी तरीके से फ्लॉप रही, या फिर जम्मू कश्मीर में वो गए, वहां पर भी उनकी रैली में वही परिवारवाद, वही घिसे पिटे मुद्दे, वही उबाऊ बातें नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस सबके बीच नरेंद्र मोदी के 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने अपने गुलाम मीडिया को एक टारगेट दे दिया है हेडलाइंस मैनेजमेंट का, जिसमें कहा जा रहा है कि इसी सत्र में नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है, जिसको लेकर उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भी जिसको उन्होंने रिट्रेट किया था कि इस पर मोहर लग सकती है। और इसके अलावा जनगणना कराई जा सकती है जो कि हर 10 साल होनी होती है, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुई। लेकिन जातिगत जनगणना नहीं, जनगणना की सिर्फ बात की जा रही है। और इसी तरह के कई मुद्दे हैं जो पहले से ही आपको पता है कि नरेंद्र मोदी सरकार लगातार इन मामलों को उठाती रही है, लेकिन सिर्फ वो हवा चेक करती है कि हवा का रुख किस तरफ है और फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। एक बार फिर से इन्हीं तमाम मुद्दों को उठाकर हेडलाइंस मैनेजमेंट का खेल किया जा रहा है इस मीडिया के जरिए, ताकि ये बताया जा सके कि देखिए कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी आए हैं तो ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो डिसीजन लेते हैं तो बस ले लेते हैं और पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो आप सबके सामने है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर मेहमानों को आप ले आइए। दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। उमाकांत लखेरा जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। उमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी। और मेरे साथ पुष्पेन चौधरी जी हैं, तो वो किसान नेता लेकिन वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और तमाम देश के ज्वलंत मुद्दों पर उनकी पैनी नजर रहती है। पुष्पेन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। उमाकांत जी, सवाल मेरा ये, 100 दिन कल पूरे हो जाएंगे, रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस ने पेश कर दिया है। इससे पहले नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने ही मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी हैं जातिगत जनगणना की बात को एक बार फिर से जोर शोर से उठाकर, और ये वो मुद्दा है जो राहुल गांधी उठाते रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस राजनीति को फिलहाल की? सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि पहली बार मैंने भी 7-8 सरकारें देख ली केंद्र में, पहली बार लग ही नहीं रहा है कि ये लग रहा है कि ये सरकार 5 साल पूरे कर चुकी है। 100 दिन पूरे होने पर कहीं पर भी इस सरकार के बारे में कि ये नई सरकार बनी है, तीसरी बार इसने 100 दिन पहले वोट ली है और इसका कोई एजेंडा है, कहीं कुछ पता इस सरकार की जो रेलेवेंस है, इस सरकार का जिसको कहते हैं कि काम करने के जो तौर तरीके हैं, वो लग ही नहीं रहा कि कोई गवर्नेंस इस सरकार का कोई एजेंडा है। और जो विफलताएं हैं इस सरकार की, उसका पिटारा इतना ज्यादा हो गया, हर एक दिन इस सरकार की नाकामियां, विफलताएं, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, चाहे वो किसानों का मोर्चा हो, चाहे बेरोजगारों का मोर्चा हो, चाहे इनकी जो राज्य सरकारें हैं वहां की गवर्नेंस का मामला हो, इनके जो करनी और कथनी में पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर के जो इन्होंने भाषण दिए और उसके बाद सरकार की जो पूरी प्रक्रिया ही बनी, एक लंगड़ी सरकार, एक अल्पमत सरकार जो बैसाखियों पर टिकी हुई है, और वो दोनों बैसाखियां अपनी कीमत वसूल कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खैरात में या कोई सिद्धांत के आधार पर इनको सपोर्ट दिया है, समर्थन दिया है। इनको पता है कि 240 है और 30-32 बैसाखियों के हैं, अगर जिस दिन वो अपना खींच देंगे, दरी खींच देंगे, तो सरकार धड़ाम से गिरेगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब कब गिरी। तो कहानी ये है इस सरकार की कि ये बेसिकली डेली वेज पे काम कर रही है। जैसे डेली वेज होता है ना, आज दिहाड़ी मिली, आज दिन भर काम किया, शाम को दिहाड़ी पे फिर घर चले जाते हैं, अगले दिन पता नहीं लगता कि इस देश में कोई सरकार है या नहीं है। महिला सुरक्षा का मामला तो इन्होंने सबसे पहले अपने सरकार के एजेंडे पर उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड को भुनाते पूरे देश में, वहां 4 धाम यात्रा होती है, सारे देश के लोग वहां
तीर्थाटन करने आते हैं, चार धाम यात्रा करने आते हैं। एक सिर्फ मॉड्यूल बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि 1 घंटा लग जाएगा मैं पूरे देश के बाद बताऊं। वहां एक लड़की अंकिता भंडारी की हत्या होती है। भारतीय जनता पार्टी का नेता, बड़ा नेता विनोद आर्य उसका नाम है, उसका बेटा पुलकित आर्य, अपने विनोद आर्य का जो रिजॉर्ट है वहां हत्या होती है। उस लड़की को प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जाता है। माफ कीजिएगा इस तरह का शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हालत यह है कि सारे देश, सारा उत्तराखंड जल रहा था। 2 साल हो गए, आज कल 2 साल हो गए उस लड़की की हत्या हुए। दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या हुई और वो जेल में बंद है। जांच इसलिए नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी का जो वहां प्रदेश का संगठन मंत्री है, जब मोदी जी उत्तराखंड के प्रचार में गए थे, वो मंच में बैठा हुआ था, उससे पूछताछ तक नहीं हुई। ये इतनी कमजोर सरकार है। तो इनकी जो राज्य सरकार है, ये एक उदाहरण दिया मैंने। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजस्थान की, ये क्योंकि देवभूमि के नाम पर ये पूरा इन्होंने प्रपंच जो रचना कि देवभूमि के ये रक्षक हैं और वहां ये जो यात्रा करते हैं और यात्रा के नाम पर ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, ध्यान बटाते हैं। और आज भी देखिए कि किस तरह की ये 100 दिन पूरे होने के पहले दिन ये जो बताते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे भाई, ये 1 नेशन इलेक्शन के लिए क्या इस देश में कोई जुलूस निकल रहे हैं, कोई आंदोलन हो रहा है? जैसे किसानों ने आंदोलन किया था, पूरे देशवासियों का ध्यान आकर्षित किया कि हमें एमएसपी दो, हमें तमाम तरह की वो सुविधाएं दो, फैसिलिटीज दो जो आप दूसरे सेक्टर्स को दे रहे हैं, जो आप अपने उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं, आप लोन की फैसिलिटीज दो। तो आपको कुछ भला तो करना नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फेलियर है। और ये जो 2 बैसाखियां हैं, ये 2 बैसाखियां चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखियां, ये बैसाखियां अपनी कीमत वसूलेंगे। और मुझे लगता है कि जैसे ही इनको लगेगा कि कीमत वसूलने में इन्होंने हाथ थोड़ा अपना वो कर दिया है, बंद मुट्ठी कर दिए, ये समर्थन वापस कर लेंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो है ये डेली वेज की गवर्नमेंट है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं, आगे बढ़िएगा जी। पुष्पेन जी, आपसे मेरा सवाल कि 100 दिन कल पूरे हो जाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा है, ना तो कोई उत्साह है लोगों में, ना ही नरेंद्र मोदी के भाषण में वो तेज है, ना ही सरकार का वो इकबाल अब रह गया है। और दूसरी जो बैसाखियां हैं वो लगातार मुश्किलें तो बढ़ा ही रही हैं। नीतीश कुमार खामोश है, लेकिन वक्त वक्त पर वो जिस तरह से उनकी तरफ से भी खबरें आती रहती हैं, वो भी ये बताता है कि आने वाला बिहार का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए कितना मुश्किल भरा होने जा रहा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन 4-5 राज्यों में भी एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कराया, अब हरियाणा में हो रहा है, फिर शायद हो सकता है महाराष्ट्र में करा दें, हालांकि होना तो दिल्ली में भी है, झारखंड में भी है। तो तमाम राज्य अभी बचे हैं जहां इलेक्शन होना है। सवाल ये उठता है कि इस तरह के शगुफे उठाकर आखिर सरकार क्या हासिल करना चाह रही है, और इन 100 दिनों को आप कैसे देख रहे हैं कि कैसे रहे ये 100 दिन? और नीतीश और नायडू ने जो ये बातें कही हैं, क्या इससे ये कहा जाए कि नैरेटिव राहुल गांधी सेट कर रहे हैं और सिर्फ उन्हीं के नैरेटिव पर पूरा का पूरा ये सरकार जो है वो चल रही है? या तो वो वापस लेती है अपने फैसले, या फिर उन पर यू टर्न लेती है, या फिर उनको ठंडे बस्ते में डाल देती है? देखिए बुशरा जी, ये जो सरकार चल रही है, ये बहुत ही ऐसा लग रहा है कि 15, 20, 25 साल हो गए हैं मोदी सरकार के। और बिल्कुल लास्ट में जैसे आदमी थक जाता है। तो एक तो ये बहुत ही थकी हुई सरकार है, और ये बिल्कुल एक जगह टिकी हुई सरकार है। ये तमाशा देख रही है, बाकी और लोग एक्शन में हैं और ये स्थिर होकर के बस चुपचाप तमाशा देख रही है। कोई एजेंडा सेट करने की स्थिति में ये है नहीं। अब जैसे ये 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात आई है, ये क्यों आई? इसके पीछे मंशा क्या है? इसमें खर्चा बचाने की कोई बात नहीं। खर्चा कोई नहीं बचेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मशीन जो खरीदी जाएंगी, उनका रखरखाव, उनकी मेंटेनेंस और बाकी सब चीजें देखी जाए। एक साथ इतने बड़े पैमाने पर जब मोबिलाइजेशन फोर्सेस का होता है, उसको देखा जाए और बाकी चीजें देखी जाए, तो इससे पता लग रहा है कि ये जो है खर्चे वाला पॉइंट तो बिल्कुल जो है किसी के गले उतरने वाला है नहीं। क्योंकि उसकी फिगर 8-10 हजार करोड़ का सारा इलेक्शन होता है। इसकी वजह से आप जो है एक्स्ट्रा मशीनें बनाएंगे, फिर उनकी लाइफ होगी, फिर वो खत्म हो जाएंगी मशीनें। वो सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी जो है विस्तार से अखबारों में आई है। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसके पीछे मंशा ये है कि हर तीसरे चौथे महीने ये जो जनता लठ लेकर के चुनाव में निकल जाती है, जो पूछती है प्रश्न, इनको जवाब देना पड़ता है, ये उससे बचना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जनता हमें एक बार चुन दे और 5 साल तक जनता नजर ही नहीं आए।
कोई आंदोलन ना हो, कोई पूछताछ ना हो, कोई प्रश्न इनसे नहीं पत्रकार कोई पूछ ले। तो वास्तविक मंशा ये है। अब क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो आपने देखा होगा कि कभी पेट्रोल के दाम जो बहुत ज्यादा बढ़े हुए होते हैं वो इनको मजबूरी में घटाने पड़ते हैं। अभी हाल में 3-4 डिसीजन ऐसे लेने पड़े जिसकी वजह से किसानों को लाभ होगा, जैसे कि प्याज का है या बासमती चावल का है, इनके जो एक्सपोर्ट वगैरह है उस पर सहूलियत इन्होंने की है। पाम ऑयल और बाकी खाद्य तेल के ऊपर जो है ड्यूटी बढ़ाई गई है। क्यों बढ़ाई गई है? क्योंकि उनको मालूम है कि तुम किसानों का नुकसान कर रहे थे पिछले 1.5-2 साल से, और जैसे ही चुनाव आया तो आपने शुरू कर दिया कि भाई हम आपके पक्ष की नीतियां बना रहे हैं। तो बार बार चुनाव होना ऐसा है जैसे एक बच्चे का हर साल टेस्ट या हर 3 महीने टेस्ट होना, वो बहुत जरूरी है। माता पिता को ये पता लग जाता है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, कहाँ खड़ा हुआ है, वरना तो फिर एक साथ एक चुनाव एक ही टेस्ट कर लो, पहली क्लास में दाखिला करके 12वीं क्लास में आप टेस्ट कर लो। तो ये बिल्कुल इनका शिगुफा है और बिल्कुल गलत है। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा, स्थानीय आवाजें दबेंगी, स्थानीय पार्टियों की जो एक जो वजूद है वो जो है समाप्त होने की तरफ बढ़ेगा। दूसरा आते हैं इनके नैरेटिव के ऊपर। जैसा आपने बताया, ये एक जो है यू टर्न सरकार बन चुकी है। जो भी निर्णय ये लेते हैं, ये इनको पुरानी आदत है कि भाई हम 303 वाले सीटों वाली सरकार है और जो हम कह देंगे वो सबको मानना पड़ेगा। बार बार चाहे वक्फ बोर्ड वाले मामला हो या पुरानी पेंशन वाला मामला हो या लेटरल एंट्री का मामला हो या अन्य ब्रॉडकास्ट बिल का मामला जो आपने बताया, तो ये सारी चीजों पर यू टर्न इसलिए लेना पड़ा कि इनके ऊपर दबाव जब बनता है तो ये यू टर्न लेने पे मजबूर हो रहे हैं। और अब जातिगत जनगणना वाला जो प्रश्न है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इन्होंने जातिगत जनगणना तो करानी है क्योंकि 2021 में होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। तो उसी के आधार पर महिलाओं का आरक्षण जो पिछली बार बिल पास हुआ था, पॉलिटिकल आरक्षण की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी उसके आधार पे होना है। और उसी के आधार पे आगे जाकर के जो डिलिमिटेशन है, नया परिसीमन होना है, वो भी उसके आधार पे होना है। तो ये तमाम मुद्दों पर फेल होती हुई सरकार मुझे नजर आ रही है, थकी हुई सरकार है। और अब ये 5-6 राज्यों के चुनाव हारने के बाद इनकी जो दुर्गति होने जा रही है, वो भी मैं बता दूं बहुत भयंकर दुर्गति होगी और इनका तंबू भी उखड़ सकता है, क्योंकि 5 राज्यों में इनकी करारी हार होने जा रही है। जी जी बिल्कुल। उमाकांत जी, 100 दिन तो कल पूरे हो जाएंगे। अब देखना ही होगा कि उन 100 दिनों के पूरा होने पर क्या कुछ होता है। और कल बात करें तो कल नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और वो 74 साल के हो जाएंगे। इसके अलावा कल केजरीवाल की बात करें तो कल केजरीवाल इस्तीफा भी देंगे। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब 74 साल उनके पूरे हो जाएंगे, लेकिन वो अपने आप को तो लीडर उस तरह से, बुजुर्गों का लीडर तो वो मानते नहीं है कि जो लेकिन जब वो बात करते हैं बुजुर्गों की, तो 70 साल से ऊपर वाले लोगों को वो बुजुर्ग कहते हैं नरेंद्र मोदी। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अगर इनकी सरकार नहीं बनती है, जिनके आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, तो फिर आगे नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को आप कहां जाते हुए देख रहे हैं? और 100 दिन में अगर ये कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ वो जो साफ दिख रहा है, लेकिन इवेंट करने की जो पूरी कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी, क्या आपको लग रहा है उसका कोई भी फायदा नरेंद्र मोदी को, उनकी छवि को कुछ होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है इस सरकार की कि इस सरकार के पास जनता का सामना करने के लिए कुछ भी कहने को नहीं है। आपको क्यों हरियाणा में क्यों वोट देना चाहिए? आपको क्या किया हरियाणा के लोगों को? 10 साल तक आपने एक अपने जो प्यादे थे, रिमोट कंट्रोल थे, उनका नाम था मनोहर खट्टर, उनके हवाले कर दिया। मनोहर खट्टर वो जो बटन है, उन्होंने देखा कि कौन सा आदमी है जिसका कोई जनाधार नहीं है, ऐसा ना कि उसका अपना कोई जनाधार हो, वो पैर जमा दे तो हमारी राजनीति खत्म हो जाए। तो वो घूम फिर करके उन्होंने जो है ये वहां एक मुख्यमंत्री बना दिया सैनी साहब को, नायब सिंह सैनी। तो उनको लगा कि इनका कोई जनाधार नहीं है, ये दूसरे खट्टर होंगे, क्योंकि खट्टर साहब की पसंद है। तो जो जैसा होता है वो अपनी पसंद से तैयार करता है। उन्होंने नायब सिंह सैनी को, जिनका कोई पॉलिटिकल कोई कद नहीं है, कोई एंटिटी नहीं है, कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है, कोई स्टेट्समैन नहीं है, और कुछ भी उनका कुछ वो एमपी थे सिंपल सा, उनको बना दिया। अब समस्या ये है बीजेपी की कि बीजेपी में हरियाणा में हर तबका इनके खिलाफ है। किसान इनके खिलाफ है, गांव वाले इनके खिलाफ है, दलित इनके खिलाफ है, महिलाएं इनके खिलाफ है। विनेश फोगट को लेकर के और जो जितने महिला पहलवान है उनके साथ
जंतर मंतर में जो कुछ हुआ वो सबसे बड़ा मुद्दा अंडर करंट बना हुआ है। और भारतीय जनता, लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के और कोई बात करो। अगर जैसे कोई कहीं जा रहा कोई रिपोर्टर और बीजेपी का नाम ले रहा, वो कह रहा बीजेपी का नाम मत लो और कोई नाम और कोई बात करो, आप चाय पियो वहां पर जाओ। तो ये इतनी घृणा, इतनी नफरत किसी पार्टी से हो जाए तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सरकार की जो इमेज है कितनी किसान विरोधी इमेज बन गई, कितनी युवा नौजवान विरोधी इमेज बन गई, महिला विरोधी इमेज बन गई और जनता दलित विरोधी इमेज जाने को तैयार बैठी हुई है। और उसी से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के सगुफे छोड़ रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र क्या सूत्रों की खबर से चलेगा? कैसे चलेगा उसे? वो लोग तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं ऐलान करते? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अरे वो जो राष्ट्रपति महोदय है जिनका आपने कमेटी बनाई, उन्हीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दीजिए। ये जो आप छद्म भेद से जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस पॉलिटिक्स का भारत की राजनीति में कोई प्लेस ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में क्यों वोट देंगे लोग आपको? आपने पहला स्टेट है भारत में जो राज्य था फुल फ्लेज, उस राज्य को आपने यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया और वहां आप सरकार बनाने के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। आपको तो नैतिकता है ही नहीं आप में कि आप जम्मू में भी वोट डालें या कश्मीर में जाकर के वोट डालें। इन्होंने कुछ चालाकियां की है, वहां डिलिमिटेशन करके कुछ इधर से उधर से कट पेस्ट करके जीतने की कोशिश की है। मुझे लग रहा है कि बहुत बुरी हालत इनकी दोनों राज्यों में होने वाली है। अब दूसरी बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला मुद्दा, आप 4 राज्यों में जो इलेक्शन होने वाले 5 महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, 4 राज्यों में हार के डर से एक साथ नहीं कराया आपने इलेक्शन। आपने पहले हरियाणा कर दिया और जम्मू कश्मीर कर दीजिए तो ताकि आप हार ना जाए। और आप जो है दम भर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन का। 100 दिन का आप हिसाब किताब दे नहीं पा रहे हो। आप में कोई उपलब्धि आपकी कुछ है नहीं। आप कह रहे हो एजेंडा 2047। अरे 2047 का जो बेरोजगार आज रोटी रोजी मांग रहा है वो 2047 तक जिंदा भी नहीं रहेगा, वो तो मर जाएगा। आज जो लोग हैं जो समस्याओं से ग्रस्त है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, घर बार, उसके लिए परेशान है, क्या वो 2047 का इंतजार करके बैठेंगे? तब तक ना नरेंद्र मोदी रहेंगे ना उनकी पार्टी के लोग रहेंगे। तो ये जो बेवकूफ बनाना, धूल झोंकना, ये इनका धंधा है। और यही इनको, ये चूंकि इतने एक्सपोज हो गए हैं, ये बेनकाब हो गए हैं हर मोर्चे पर। डॉलर की क्या कीमत थी उसकी, आपके बॉर्डर का सिचुएशन क्या है, आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, आपकी विदेश नीति के फेलियर्स हो गए। अब आप लिपापोती करके मालदीव के विदेश मंत्री को बुला करके कह रहे नहीं, वो कह रहे नहीं, हमारी रिजॉल्व हो गया है। तो ये जो चीजें कर रही है, चारों तरफ से आप समस्याओं से घिरे हुए, आस पड़ोस से समस्याओं से घिरे हैं। मुझे लग रहा है कि ये फेलियर का, विफलताओं का एक अंबार इस सरकार के सामने लगा हुआ है। जी बिल्कुल, विफलताओं का अंबार लगा हुआ है। राहुल गांधी आज विदेश से लौटकर भी आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि वो हरियाणा के चुनाव में जब अपनी चुनावी रैलियां वो शुरू करेंगे, रोड शो, जो चुनावी रैलियां उन्हें वहां पर करनी है, तो किस तरह का रिस्पांस उन्हें वहां मिलता है और क्या उनका एजेंडा रहता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि जो प्रधानमंत्री की पहली रैली हुई वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है सिर्फ 4 से 5 हजार लोग ही थे और पंडाल को भी छोटा कर दिया गया। 2500 तो वहां पर पुलिसकर्मी थे उनकी सुरक्षा के लिए, और बिल्कुल एक तरह से कोई जोश, कोई खरोश कुछ नजर नहीं आ रहा था वहां। अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरते हैं, लेकिन अगर सिर्फ कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर देते तो ही वहां पर वो पंडाल भर चुका होता, लेकिन कार्यकर्ताओं में भी वहां पर कोई जोश नहीं है। भले ही आप दम भरे वन नेशन वन इलेक्शन का, लेकिन आप कुछ राज्यों में भी चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। आने वाले दिन पुष्पेंद्र जी, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये साफ तौर पर लग रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में एक के बाद आए, चाहे आप टुकड़ों में ही करवाएं, अब उन राज्यों में साफ तौर पर जो नाराजगी है वो दिख रही है। वो केंद्र के लिए भी है, वो राज्यों के लिए भी है। आप जब हरियाणा में भी जाएं तो लोग मनोहर लाल खट्टर और सैनी से ज्यादा नरेंद्र मोदी का नाम लेके कहते हैं कि उसको वोट नहीं करेंगे। तो नाराजगी राज्य की सरकारों से ज्यादा नरेंद्र मोदी से नजर आती है। और ऐसे में राज्य की सरकारें भी ये चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार करने के लिए ना आए। हरियाणा में भी 3 से 4 रैलियां ही हैं उनकी, उससे ज्यादा नहीं है। झारखंड में अब उन्होंने शुरुआत कर दी है, उन्हें शायद कोई उम्मीद लग रही है कि शायद
झारखंड में कुछ हो सकता है, और इसीलिए आप ये देखिए कि अभी से ही झारखंड की तरफ उन्होंने रुख किया है। लेकिन आपको क्या लग रहा है आने वाले दिन इस सरकार के कैसे होने जा रहे हैं, क्योंकि ये कहना बहुत जरूरी है जब 100 दिन सरकार के पूरे हो रहे हों, और वो भी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 100 दिन पूरे हो रहे हैं कल। देखिए बुशरा जी, ये सरकार और मोदी जी बार बार ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान का मतलब है GYAN, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ये चारों वर्ग मिलकर के और इनको ऐसा सबक और ऐसा ज्ञान देने वाले हैं इस बार, क्योंकि जो गरीबों के ऊपर अटैक हुआ है संविधान के रूप में, संविधान से छेड़छाड़ के रूप में या आरक्षण से छेड़छाड़ के रूप में हुआ हो, अन्नदाता की जितनी पिटाई, किसानों की जितनी पिटाई इस सरकार ने की है, विशेषकर इसमें हरियाणा सरकार ने की है, लगातार लाठीचार्ज हुआ है। देखिए किसान तो यूपी बॉर्डर की तरफ भी बैठे हुए थे, लेकिन जो अत्याचार हो सकता है वो मैक्सिमम अत्याचार इनके अधिकारियों ने किया, सरकार ने किया है। सिर फोड़ दो, किसी का सिर साबुत नहीं बचना चाहिए, ऐसे ऐसे बयान जो है अधिकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। उन सब अधिकारियों की लिस्ट बनेगी और सरकार जैसे ही 8 तारीख को बदलेगी तो ये यहाँ जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए किसान हैं, ये दिल्ली घेरने का काम करेंगे। और ये बहुत बड़ी चिंता है इन लोगों की इस वक्त कि यदि हमारे हाथ से हरियाणा निकल गया तो ये जो किसान किसी तरीके से पिछले आंदोलन में भी बहुत ज्यादा अत्याचार के बावजूद भी वहां डटे थे, अब और भारी संख्या में वहां आकर के डट जाएंगे। इसके वजह से जो है इनका पूरा ऊपर से नीचे तक तंत्र बहुत परेशान बैठा हुआ। इसी तरह नारियों पे, महिला पहलवानों पे जिस तरह का अत्याचार मणिपुर से लेकर के, हाथरस कांड से लेकर के, और तमाम ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो महिला पहलवानों के साथ किया, जो आज भी वो उल्टे सीधे बयान देता है, वो सबने देखा है। किसानों के विषय में मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन किसानों को कुचलने का काम ऑन कैमरा लखीमपुर खीरी में जो है गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा जीप से कर दिया जाता है, उसको कोई नहीं हटाता है। अरे इतनी बेशर्म सरकार, निर्लज्ज सरकार, और इतना बड़ा वर्ग, किसान आधी आबादी है, यदि वो किसी किस्म का रिवोल्ट करते हैं तो आप क्या कर लोगे? उन्हीं के बेटे बैठे हुए हैं वहां पे, फौज में सिपाही है, पुलिस है। ये तो हमारे किसानों का मैं धन्यवाद देता हूं, अन्नदाताओं का, कि वो संविधान में भरोसा करके शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को रखते रहे, और आप उन्हें तरह तरह से बदनाम करते रहे, उन पर अत्याचार करते रहे, उनके सामने कीलें आपने ठोक दी, बैरिकेड लगा दिए, उनको मजबूर कर दिया कि वो 13 महीने तक पड़े पड़े वहां पर जो है 750 ज्यादा किसान वहां पर जो है कुर्बान वहां हो गए आंदोलन के दौरान। तो इस किस्म की जो है ना सरकार, जो किसी की ना सुने, ऐसी सरकार कभी देखी ही नहीं है हमने लोकतंत्र में। तो ये जो है तमाम वर्गों का, गरीबों का, युवाओं का, अन्नदाताओं का, नारियों का अपमान करने वाली सरकार है। इसके दिन पूरे हो चुके हैं और मैं बता रहा हूँ ये गलती से दोबारा चुन के आई हुई सरकार है, यानी कि बेईमानी के माध्यम से ये चुन करके जो है जनता नहीं चाहती थी इनको, इतना 63 सीटें इनकी घटी है, वास्तव में 30-40 सीटों पे इन्होंने बेईमानी की है, ये चुन करके भी नहीं आने वाले नहीं थे। तो अब वक्त आ गया है कि जैसे ही ये 4-5 राज्यों के चुनाव हारेंगे, जो पूरी तरह ये हारने जा रहे हैं, इनको मालूम है इस बात का, और इनके पसीने छूट रहे हैं, उसके बाद देखना यहाँ पर कितना बड़ा जलजला राजनीतिक रूप से आएगा, जिसमें इनकी गद्दी जो है बचने वाली नहीं है। और अगला जो 15 अगस्त है, किसी हालत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले पर झंडा नहीं फहरा पाएंगे। आप इस बात को लिख करके रखें। जी, आप बहुत बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पर कर रहे हैं कि अगले 15 अगस्त वो लाल किले की प्राचीर से नहीं वो झंडा फहरा पाएंगे, तो ये बड़ी बात है। लेकिन उमाकांत जी, ये सवाल मेरा ये आपसे, और आखिरी सवाल, कि क्या ये डेस्परेशन आपको नजर आता है जब शिवसेना के नेता राहुल गांधी की जबान काटने की बात करते हैं और इनाम रखते हैं 11 लाख रुपए का, या फिर मंत्री हैं और बिट्टू, और वो बार बार राहुल गांधी को लेकर जिस तरह की बातें करते हैं, उन्होंने ये भी आतंकवादी तक उन्होंने कह डाला, इसके अलावा उन्होंने पहले मारने की धमकी तक दी गई है कुछ
कुछ नेताओं की तरफ से, ये सब आपको क्या लगता है, ये एक डेस्परेशन है, ये एक डेस्परेशन में उठाया गया अटेम्प्ट है कि आप उनके जरिए उठाए गए मुद्दों से जवाब तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके पास वही गिनी चुनी बातें हैं कि वो देशद्रोही हैं, उन्होंने सिखों का अपमान कर दिया, वो जातिगत जनगणना को लेकर गलत बात कर रहे हैं, वो विदेश की धरती पर ये कह रहे हैं, वो विदेश की धरती पर वो कह रहे हैं। यही तमाम बातें 10 साल लोगों ने ये बहुत सुन ली। अब आपको लगता है कि वाकई में ये जो नैरेटिव नया बनाया जा रहा है, इसका कोई असर होता है लोगों पर? क्योंकि अगर असर होता तो ये 240 में ना सिमटते। असल में विदेश की धरती पर देश को बदनाम करने और अपने को सर्वगुण संपन्न और महान प्रधानमंत्री घोषित करने की जो शुरुआत की है वो नरेंद्र मोदी ने खुद की है। नरेंद्र मोदी के 20वें बयान हैं जो गूगल पे मौजूद। अब तो गूगल का जमाना है, आप गूगल कीजिए, नरेंद्र मोदी के भाषण देते हुए चिर प्रचुर अंदाज में भाषण उनके कोरिया में, साउथ कोरिया में, कि ये कोई देश है। चीन में उन्होंने बोला, ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने बोला, और कनाडा में जाके उन्होंने बोला, अमेरिका में जाके उन्होंने बोला, लंदन, कोई देश छोड़ा नहीं। जहां जहां गए उन्होंने कहा कि 2014 से पहले तो देश था ही नहीं, वो जैसे उनका पदार्पण हुआ उसके बाद देश बना। तो इस तरह की जो जिसको कहते वाहियात बातें, गैर जिम्मेदार ना बातें, देश को बदनाम करने की बातें उन्होंने की। किसी विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय तो चर्चा और बहस का केंद्र होते हैं, हम भी विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, हमने भी विश्वविद्यालय में खुली चर्चा इंटरनेशनल विषयों पर हम करते थे। लेकिन चूंकि आपने अपने देश में तो विश्वविद्यालयों को आपने एक अपनी विचारधारा के को मंडप बना दिया, उनकी लेबोरेटरी बना दी आपने, और कहीं कोई आप चर्चा नहीं होने देते, कोई सवालों के जवाब अपने देश में आप देते नहीं है। प्रधानमंत्री ने 10 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इनके मंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इनका कोई व्यक्ति जो कैबिनेट की ब्रीफिंग होती है उसमें कैबिनेट में क्या हुआ वो मतलब बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वहां भी सवालों के जवाब नहीं देंगे। तो सवाल ये है कि सवालों के जवाब ना देना ये असंवैधानिक है, ये संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है। आप कोई सवालों के जवाब देते नहीं है, और आपने जो नीतियां आपने अपनाई है, जिस ढर्रे पर आप चल रहे हैं, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, वो सबसे बड़ा आत्मघाती रास्ता है। और आप जो है, आपकी जो राज्य सरकारें हैं, आपके जो नेता है, उलझुल जो वक्त है, उस पर तो कोई बात आपने की नहीं। राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी में जाकर के वहां जो बोला अमेरिका में, उन्होंने तो जो भारत में हो रहा है उसका 5% बोला उन्होंने, और उन्होंने लॉजिकल बातें की, उन्होंने वहां लॉजिकल बातें की। तो मेरा यह कहना है कि इस तरह का राहुल गांधी सबसे बड़ा खतरा हो गए इनके लिए। राहुल गांधी इन विपक्ष की राजनीति के केंद्र बन गए। इनको लगता है राहुल गांधी ही अकेले व्यक्ति हैं जो इनसे निपट सकते हैं, और एक इतना बड़ा उनका कद बढ़ गया राहुल गांधी का कि इसके सामने इनके तर्क कहीं टिकते नहीं है। और जो छुटभैया नेताओं से बयान दिला रहे हैं वो सब पीएम हाउस और मोदी की, बीजेपी की जो लीडरशिप है वहां से बयान दिलाए जा रहे हैं। अदरवाइज ये इनके पास कुछ कहने को है नहीं। और एक मानसिक जो दिवालियापन है इनके पास, क्योंकि विचार शून्यता है, नीतियों की शून्यता है, और इनका कोई भी क्षेत्र हो, आर्थिक हो, विदेश हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो सारे क्षेत्रों में ये लगातार नाकाम है, ऐसा मैं मानता हूं। जी बिल्कुल, तो नाकामियों का एक अंबार है और इसीलिए डाइवर्जन किया जा रहा है, कभी हेडलाइंस मैनेजमेंट, तो कभी वो तमाम बातें जिससे देश से उस तरह से सरोकार नहीं है। देश में इतने सारे मुद्दे हैं जो मुबाहे खड़े हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और बेरोजगारी अपने पूरे चरम पर है, हर वर्ग लगभग त्राही कर रहा है। लेकिन ऐसे में अलग अलग तरह के वो शिकूके छोड़े जाते हैं सरकार की तरफ से, जो जिसका अगर देखें तो सीधे तौर पर जनता से वो सरोकार नहीं है। लेकिन 10 साल की ये सरकार है, अब इसका ये 11वां साल है और 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं कल। लेकिन उससे पहले ना तो कोई जोश है, ना खरोश है, ना जनता में है, और ना ही सरकार में कुछ नजर आ रहा है। और इस बीच वो अपने गुलाम मीडिया को उन्होंने जो हेडलाइंस मैनेजमेंट करने के लिए लगा दिया है, वो उस तरीके से उस एजेंडे पर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। देखना ये होगा कि आगे सरकार आगे कैसे चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, उमा खान जी और चौधरी जी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप शाम को 7 बजे जरूर जुड़िए राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में रोज की तरह, और उसके साथ तमाम हमारी जो स्पेशल रिपोर्ट्स है और कार्यक्रम है उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।